जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगर हम बात करें महिला दिवस की तो ये महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो मजदूर दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो इस घटना को याद करने के लिए ही विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 की थीम क्या है? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। तो ये थीम जरूर आप नोट करिएगा क्योंकि ये थीम आपसे पूछी जा सकती है। बात करते हैं WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अप्रैल माह में मनाए जाने वाले दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा का स्थापना दिवस। इसे उत्कल दिवस भी बोला जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ऑटिज्म एक प्रकार की बीमारी है जो कि अक्सर बच्चों में देखी जाती है। तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है जिसकी बात अभी हमने की है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस को आप जरूर नोट करें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 28 अप्रैल को मनाया जाता है काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। तो ये अप्रैल माह के इम्पॉर्टेंट डे हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लियोन में। लियोन कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस के लियोन में G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये जो शिखर सम्मेलन है ये WHO की सहायता से आयोजित किया गया है। तो दोस्तों G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस के लियोन में 5 से 7 अप्रैल 2026 तक किया गया है। ठीक है। यह जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है इसमें महामारी की रोकथाम, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको याद रखना है कि 2026 में जो G7 शिखर सम्मेलन है ये 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित किया जाएगा और इस बार इसका 52वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 के लिए भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत के अलावा केन्या, साउथ कोरिया और ब्राज़ील को भी आमंत्रित किया गया है।
G7 की अगर हम बात करें तो इसे ग्रुप ऑफ 7 बोला जाता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और बहुलवाद और लोकतंत्र जैसे मूल्यों पर चर्चा करने के लिए ये संगठन बनाया गया था और उस पर काम करने के लिए। इसके अगर हम मेंबर की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और अमेरिका, तो ये इसके 7 मेंबर हैं, इसलिए इसे G7 बोला जाता है। देखिए 2024 का जो G7 समिट हुआ था ये इटली में हुआ था, 2025 वाला कनाडा में हुआ था, 2026 वाला फ्रांस में होगा और 2027 वाला ये होगा अमेरिका में। ठीक है, तो ये G7 समिट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को बाढ़ एवं भूकंप के बीच मानवीय सहायता भेजी है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है क्योंकि कुछ समय पहले वहां पर बाढ़ आई थी और भूकंप भी आया था, जिसके कारण वहां पर काफ़ी नुकसान हो गया है। इसलिए भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ, राशन, ये सभी भेजा गया है वहाँ पर। तो दोस्तों मार्च अप्रैल में वहाँ पर भारी बारिश हुई थी, बाढ़ भी आई थी और इसके अलावा अभी कुछ समय पहले 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो गया है। तो भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक ज़मीन से घिरा हुआ देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि इसकी सीमा किसी समुद्र या सागर से नहीं लगती है। और दोस्तों ये भारत, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, इन सभी देशों से घिरा हुआ है। काबुल इसकी राजधानी है। अफगानी यहाँ की करेंसी है और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के हिब्तुल्लाह अखुंजादा। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हसन अखुंद हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है? आंसर हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। तो मेनका गुरुस्वामी भारतीय संसद की पहली LGBTQ सांसद बनी है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि मार्च 2026 की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है ऐप पर, यानी स्टडी करके ऐप पर। तो ऐप पर आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इस ई बुक को ज़रूर प्राप्त करिएगा। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है ये भी आपको ऐप पर ही मिलेगी अब, तो ऐप पर जाकर के आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो मेनका गुरुस्वामी हैं ये भारतीय संसद की पहली LGBTQ+ सांसद बनी है। उन्हें तृणमूल कांग्रेस यानी जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है उसने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा का सांसद बनाया है। उन्होंने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है, यानी कि ये राज्यसभा की सांसद बनी है। इसके अलावा दोस्तों उनके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो मेनका गुरुस्वामी है वो धारा 377 को खत्म करने वाली जो ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई थी उसकी वो मुख्य चेहरा रही। अब हम बात करते हैं कि ये धारा 377 क्या है। तो IPC की धारा 377 मूल रूप से प्रकृति के विरुद्ध यौन संबंधों जैसे अप्राकृतिक यौनकृत और समलैंगिकता को अपराध मानती थी। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। जो नवतेज सिंह जौहर मामला था उसमें इसको रद्द किया गया था। ठीक है, तो भारतीय संसद की पहली LGBTQ यानी समलैंगिक सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं, जीके से रिलेटेड ये पार्ट है। तो भारत की प्रथम सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है? फातिमा बीबी। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है महिला? तो वो है मदर टेरेसा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला। प्रथम रेल ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। प्रथम वकील कौन है? कार्नेलिया सोराबजी। और पहली महिला राफेल पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। भारत की पहली महिला पायलट कौन है? सरला ठकराल। अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश महासंघ यानी ASF द्वारा 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है?
तो ये अभय सिंह को घोषित किया गया है। तो दोस्तों, एशियाई स्क्वैश महासंघ के द्वारा भारत के अभय सिंह को 2025 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत की जो अनाहत सिंह हैं उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर महिला घोषित किया गया है। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष बने हैं अभय सिंह और अनाहत सिंह जो हैं वो प्लेयर ऑफ द ईयर बनी हैं। ठीक है, तो महिला वर्ग में। इसके अलावा 2025 विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय लड़कों की टीम को पुरुष टीम का पुरस्कार मिला है। तो ये एशियाई स्क्वैश महासंघ के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष बने हैं अभय सिंह, प्लेयर ऑफ द ईयर महिला बनी है अनाहत सिंह और पुरुषों की टीम को भी पुरस्कार मिला है। बात करते हैं एशियाई स्क्वैश महासंघ की यानी ASF की। तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और यह एशिया में स्क्वैश को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मेंबर हैं इसके 27। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो वो बहरीन, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो दोस्तों, जो होम बाउंड फिल्म है इसको चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। जो ऑस्कर अवार्ड 2026 कुछ समय पहले दिए गए हैं उसके लिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म भेजी गई थी? तो वो होम बाउंड ही भेजी गई थी। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 मुंबई में आयोजित किए गए थे और स्क्रीन एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इसके विजेता देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म होम बाउंड रही है जिसके डायरेक्टर नीरज घेवान हैं और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर रहे हैं, धुरंधर फिल्म के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह रहे हैं धुरंधर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम रही हैं हक के लिए। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड अक्षय खन्ना को दिया गया है धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड शालिनी वत्स को दिया गया है होम बाउंड के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मरणोपरांत धर्मेंद्र को प्रदान किया गया है। सबसे ज़्यादा अवार्ड धुरंधर ने जीते हैं, कुल 14 अवार्ड जीते हैं इस फिल्म ने। और चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अंदर रही है। वाफ्टा में भी ये बेस्ट फिल्म रही है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म रही है हैमनेट। और ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड बैड बनी ने जीता है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं फिल्मों से रिलेटेड, तो इनको भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने डेंगू के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा टाक 003 या क्यू डेंगा। तो जो क्यू डेंगा नामक वैक्सीन है ये डेंगू के लिए बनाई गई वैक्सीन है। तो इसको भारत में हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो इसको बनाया किसने है? ताकेडा नामक कंपनी ने बनाया है जो कि जापान की कंपनी है। तो इस वैक्सीन को हाल ही में DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। जो ताकेडा फार्मा कंपनी है ये जापानी कंपनी है। ये भारत में बायोलॉजिकल ई नामक कंपनी के साथ इस वैक्सीन को बना रही है। डेंगू की बात करें तो यह एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलता है। फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था जिसमें पेनल्टी शूट आउट में बांग्लादेश ने 4-3 से जीत हासिल की है। फाइनल मुकाबला मालदीव के माले में स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला गया था। सैफ की बात करें तो इसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बोला जाता है। तो ये साउथ एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संगठन है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। और इसके सदस्यों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान इसके सदस्य देश हैं। काजी सलाउद्दीन इसके अध्यक्ष हैं। और अभी सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? भारत ने जीती है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का 4 अप्रैल 2026 को निधन हुआ है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो असम के प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं गिलबर्टसन संगमा। तो उन्हें मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से जाना जाता था। उनका 4 अप्रैल को निधन हो गया है। वे 71 साल के थे। 1975 में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में वो चुने गए थे।
इंडोनेशिया और थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था और 2022 में उन्हें असम का सौरभ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं तो उद्योगपति विजयपत सिंघानिया का निधन हुआ है। यक्षगान कलाकार शूरी कुमेरू के गोविंद भट्ट का निधन हुआ है। मार्शल आर्ट के दिग्गज और अभिनेता चक नॉरिस का निधन हुआ, ये अमेरिका के थे। बॉलीवुड अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन हुआ है। संगीतकार फिल कैंपबेल का निधन हुआ जो कि वेल्स की थी। तमिल फिल्म मेकर थक्काली श्रीनिवासन का निधन हुआ है और मशहूर इंडोलॉजिस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेता हरमन कुलके का निधन हुआ है। वीर चक्र पुरस्कार विजेता केजी जॉर्ज का और वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व राजदूत HK दुआ का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोडलियन पुस्तकालय ने हिंदू धर्म के किस ग्रंथ की 200वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन में इसका भ्रमण शुरू किया है? आंसर हो जाएगा शिक्षापत्री। तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो बोडलियन पुस्तकालय है उसने हिंदू धर्म के दुर्लभ ग्रंथ शिक्षापत्री की 200वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन में इसका ऐतिहासिक भ्रमण शुरू किया है। यानी जगह जगह पर इसको रखा जाएगा, इसकी शिक्षाएं बताई जाएंगी। शिक्षापत्री का अर्थ है उपदेशों का पत्र। इसकी रचना 1826 में गुजरात के वडताल में हुई थी और इसकी रचना स्वामी नारायण भगवान के द्वारा की गई थी। इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रमुख शिक्षाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें 212 संस्कृत श्लोक हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हुई है तो यह ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में स्थित है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, वहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, लूसेंट का कोर्स वहाँ पर मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं FEV 600 कूपन कोड यूज़ करके। इसमें लूसेंट का कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन मिल जाएगा। तो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच जो है वो आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए कूपन कोड यूज़ करना है अप्रैल 900, 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक में है क्या, 4 से 5 चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती है। तो कॉम्बो पैक को आप ज़रूर ज्वाइन करें। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज़ करना है और जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का कॉम्बो पैक है ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आप 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज़ करिएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक GK GS की क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो दोस्तों आपकी इस प्रकार से रैंकिंग भी जारी की जाती है। ठीक है, तो आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। तो 6 अप्रैल की बात करें तो रौनक, अर्चना, अमित, नैन्सी, मिथिलेश, अमित और इसके अलावा गुमकैन, प्राची, बादल, हरीश, ये सभी टॉप 10 है। तो आपकी रैंक भी यहाँ पर हो सकती है। आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। तो मार्च महीने की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, इसको जाकर के आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। रिनी संपत वाशिंगटन DC में मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी है। उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु। डोपिंग के कारण अयोग्य घोषित किए गए एथलीटों की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की सूची में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? भारत। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में गोल्ड मेडल किसने जीता है? जिन्होंने शीतल देवी को हराया है? पायल नाग। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक को किसने लिखा है? आशुतोष अग्निहोत्री। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट बना है? तीसरा। न्यू कैसल रोग कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल गया है, यह किस वायरस के कारण होता है? APMV फर्स्ट वायरस के कारण। MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट AI मॉडल किस कंपनी ने जारी किया है? माइक्रोसॉफ्ट। भावसागर रेफरल सेंटर जिसे गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? कोच्चि, केरल में।
प्रसिद्ध ओडिया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय को किस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? साहित्य अकादमी फेलोशिप। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 3 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। जैसे अभी केरल राज्य का नाम केरलम किया गया है, तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का उन्मूलन है, यानी अस्पृश्यता का अंत है इसमें। अनुच्छेद 19 की बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये राइट टू लाइफ है, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है इसमें। अनुच्छेद 21A सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है, तो इसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें फ्री और अनिवार्य शिक्षा बताई गई है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपचार बताए गए हैं। और 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से ये संबंधित है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, भारत में UCC लागू करने वाला पहला स्टेट है उत्तराखंड और दूसरा कौन बना है? गुजरात बना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51A ये नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है, यानी इसमें प्रधानमंत्री वगैरह ये सभी आते हैं। और अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कही गई है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन है और जो संसद है हमारी, ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का वर्णन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट से संबंधित है, क्योंकि हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा हुआ है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिलेंगी, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लें। 1000 से अधिक स्टैटिक GK की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है और इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी को फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, यानी 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, जैसे UPSC, स्टेट PCS, SSC, UGC, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी के लिए आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे।